नमस्कार। IND 24 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। आज हमारे साथ स्कूल शिक्षा के विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव SR मोहंती साहब। मोहंती साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहंती साहब, जिस प्रकार से शिक्षा समाज का आईना होता है और शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए, उसके स्वरूप को, उसको सुगम बनाने के लिए, सर्वसुलभ बनाने के लिए जिस कदर प्रयास किए जा रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में, उससे आप किस हद तक संतुष्ट हैं? मध्य प्रदेश में शिक्षा स्तर में, शिक्षा विभाग के फंक्शनिंग में डेफिनेटली सुधार की बहुत आवश्यकता है। अगर मैं ये कहूँ कि शिक्षा में मध्य प्रदेश देश में प्रथम है तो ये उचित नहीं होगा। बहुत सारे नवाचार, बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, और हमें विश्वास है कि आगामी कुछ वर्षों में आशातीत परिणाम हमको मिलने वाले हैं। पर आज बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है और बहुत प्रयास किया भी जा रहा है, और इसके संबंध में जैसे ही चर्चा हमारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। पर डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान दिया है कि अब केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर हम लोगों को ध्यान देना है। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, नैतिक शिक्षा उसका एक हिस्सा हो, खेलकूद, शारीरिक प्रशिक्षण, उसमें यथोचित व्यवस्था किया जाए। शिक्षा के एजुकेटर्स यानी कि D.Ed, B.Ed के प्रशिक्षण में पर्याप्त मात्रा में सुधार हो। IT का इंट्रोडक्शन किया जाए शिक्षा में, और टेक्नोलॉजी का ज्ञान लोगों में वृद्धि हो। इंटीरियर ग्रामीण स्तर में शिक्षक पहुँचें, शिक्षा का स्तर में सुधार हो। परीक्षाओं का कंडक्ट जो अभी काफ़ी संतोषप्रद हो चुका है वो कड़ाई से किया जाए। इस तरह से शिक्षा में बहुत सारे पहलू हैं जो कि हम लोगों को देखना ज़रूरी है, उसमें सुधार लाना ज़रूरी है। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज तो जो हैं वो हैं, उनको जुटाना तो एक चुनौती है स्कूल शिक्षा विभाग के सामने, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आए दिन कहीं ना कहीं शिक्षकों की हड़ताल सामने आती है। शिक्षकों की स्कूल में उपस्थिति जैसे विषयों पर भी कई बार प्रश्न खड़े हुए हैं। तो इन सारे चैलेंजेस को आप कैसे फेस कर रहे हैं और इनको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या आपने कार्य योजना तैयार की है? क्या सोच है इस पर आपकी? शिक्षा के जगत में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण योगदान तो है ही, और मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में करीब 4 लाख शिक्षक हैं, और पिछले 3-4 वर्ष में अगर देखेंगे तो शिक्षकों की जो तनख्वाह थी या उनको जो मिल रहा था उसमें अभूतपूर्व इंक्रीज हुआ है। यहाँ तक कि जो संविदा शाला शिक्षक थे, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में ये भी घोषणा किया है कि उनको 1 जनवरी 16 से 6वां वेतन आयोग के बराबर उनको वेतन प्राप्त होंगे। शिक्षकों को फैसिलिटीज़ में प्रदेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बट कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता प्रदेश में है, वो है शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में। कई जगह से हम लोगों को खबर मिलता रहता है कि 50% शिक्षक भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, कहीं 60% अटेंड नहीं कर रहे हैं, कहीं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो अधिकांश जगह में उससे भी कम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो शिक्षक अगर उपस्थिति ही नहीं दिखाएंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता तो दूर, शिक्षा प्रदान ही अपने आप में एक दुरूह विषय हो जाता है। पहले आज से 20, 25, 30 साल पहले की अगर आप सोचें
कोई भी व्यक्ति जो मेरे उम्र का होगा वो बताएगा कि उनके चाइल्डहुड में शिक्षक अपने नॉर्मल क्लासेस के बाद भी जाके बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के जाके बच्चों को सिखाते थे। मैं हमेशा अपने गुरु श्रीनाथ सर की बात करता हूं, जो कि क्लास के बाद घूम घूम के हम लोगों को मुफ्त में 8-10 लोगों की कोचिंग प्रतिदिन करते थे। आज स्थिति कुछ बदली हुई सी है और हम लोगों को दुनिया भर के प्रयास करने पड़ते हैं शिक्षकों के अटेंडेंस के लिए। कहीं कभी ग्राम पंचायतों को कहा जाता कि उपस्थिति वो सर्टिफाई करें, कहीं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को कहा जाता है कि वो अटेंड करें, अटेंडेंस सुनिश्चित करें। एक प्रश्न जो हमेशा दिमाग में रहता है कि शिक्षक न सिर्फ एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है, बल्कि एक बहुत पवित्र काम वो कर रहे हैं। तो ऐसे में जो उनकी मौलिक उपस्थिति है, स्कूल अटेंड करने का है जो बात है, उसमें अगर हमारे दिमाग में संशय की स्थिति रहेगी तो शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो सकता है। पिछले दिनों शिक्षकों के एक सम्मेलन में हमने जब ट्रेनिंग के लिए उनको बुलाया था, तो हमने ये कहा था कि अगर देश में ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या केरला में या उड़ीसा में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? इसका कारण ये नहीं है कि वहाँ के शिक्षक खुद बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित हैं या बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। शायद एक ही चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क है कि वो डेफिनेटली सिंसियर और डेडिकेटेड है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हम सबकी एक बहुत बड़ी चिंता ये है कि शिक्षकों को शासकीय अधिकारी कर्मचारी रहते हुए नियमित रूप से अपना काम नहीं करना, ये तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं है। तो मैं तो हमेशा चाहूँगा कि किसी भी प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक कड़ाई से ज़्यादा, चाहे स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की अंतरात्मा की पुकार से, या फिर सामाजिक दबाव से या समाज के ओवरसाइट की आधार पर, शिक्षकों को चाहिए कि हमें 100% अटेंडेंस करना चाहिए और पूरा टाइम अपना काम करना चाहिए। दुनिया भर के एक्सक्यूजेस शिक्षक ढूंढते हैं कि स्कूल में कैसे नहीं जाए। पिछले दिनों में हम लोगों ने एक अभियान चला के उन सभी शिक्षकों का अटैचमेंट्स बीएलओ ड्यूटी में जो वो करते थे ख़त्म करने का निर्णय लिया। बीएलओ ड्यूटी उनके नॉर्मल ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा टाइम में करने का काम होता है। महीने में कोई 2, 4, 5 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता है या थोड़ी बहुत उनको इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो बीएलओ ड्यूटी के लिए स्पेसिफिकली एक टीचर का बने रहना ना शासन की मंशा थी, ना इंस्ट्रक्शंस उस प्रकार के थे। इसके बावजूद भी करीब 37,000 शिक्षक हमारे बीएलओ ड्यूटी लगा के अपनी पढ़ाई छोड़ के बीएलओ का काम करते थे, वो सब हम लोगों ने कैंसिल किया। हजारों शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में विभिन्न जगह पे अटैच थे, उनका संलग्नीकरण हम लोगों ने समाप्त किया। फिर हम लोगों ने इंदौर में एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे मोबाइल के आधार पर अटेंडेंस मार्क करने का पहले तो बहुत विरोध हुआ और ये मैटर हाई कोर्ट तक गया और सामान्य हाई कोर्ट ने हम लोगों के प्रयास को अप्रिशिएट किया, उनके पिटिशन पे सहमत नहीं हुए और इंदौर जिसकी अटेंडेंस 60, 62, 65% थी, वो बढ़ के 98%, 97% हो गई। अब हम इसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर रहे हैं और अगले एकेडमिक सीजन से हम इंश्योर करेंगे टेक्नोलॉजी के यूज़ से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम उनको नियंत्रण तो करेंगे, परंतु
मेरा तो निवेदन रहेगा कि अपनी अंतरात्मा की पुकार से सभी शिक्षकों को 100% अटेंडेंस करना चाहिए। उनकी समस्याएं जो हैं उसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको आंदोलन करना पड़े या 1000 आदमी एक साथ इंदौर आए या 50 आदमी एक साथ इंदौर आए, भोपाल आए, सॉरी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्हाट्सएप से, मेल से, फैक्स से अपनी बात कह सकते हैं। हम संवेदनशीलता के साथ उस चीज़ को अटेंड करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे सामने 100 आदमी खड़े हों तो ही हम समस्या देखें। हमारे पास एक कागज़ अगर आ जाता है तो उसको अटेंड हम डेफिनेटली करेंगे। तो ये जो प्रेशर टैक्टिक्स लगा के वो सोचते हैं कि अपना काम नहीं करेंगे, ये उचित नहीं है। समाज भी एक तरह से त्रस्त हो चुकी है इस चीज़ से। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी लोगों को कहा है कि एक तरह से हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ और हमारे पंचायत राज की संस्था के लोग, हमारे विधायक लोग, सब लोग मिलके इंश्योर करें कि शिक्षक रेगुलरली अपना ड्यूटी करें। इससे बहुत हद तक हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सुधार आएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो होगा, और जो मौलिक चीज़ है कि शिक्षक नहीं है तो शिक्षण कहाँ से होगा। जैसे कि हम जब शुरू में विभाग में आए थे तो रोज़ 90% काम सिर्फ फलाने शिक्षक की ये समस्या, ढिकाने कोर्ट कचहरी में जो शिक्षकों ने ये किया है उसको हैंडल करना, उनके HR इश्यूज़ को हैंडल करना। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शिक्षा विभाग नहीं है, शिक्षक विभाग बन के रह गया है। पिछले कई वर्षों से हम लोगों का एंटायर फोकस था केवल शिक्षकों की समस्या सुधार करने के लिए। कभी हमने ये नहीं सोचा कि जहां हम शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उस विद्यार्थी की क्या, जो एक तरह से अपनी समस्या बोल नहीं पाता, अपनी पीड़ा बता नहीं पाता, अपनी तकलीफ बोल नहीं पाता, पढ़ाई समझ नहीं पा रहा है और किसी को कह नहीं पा रहा है। और उन माता पिताओं का क्या जो कि इस उम्मीद के साथ अपने बच्चों को बड़े मुश्किल से स्कूल भेजते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, आगे परिवार को चलाएगा, प्रदेश को चलाएगा, देश को चलाएगा। उनकी एक्सपेक्टेशंस का क्या? अगर हम केवल हमारी मैन पावर की एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोचेंगे और जिनके लिए ये विभाग बना है और जो इतना महत्वपूर्ण है इस देश के भविष्य के लिए, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर हमारी सारी योजनाएं, हमारी सारी आकांक्षाएं, हमारे सारे उम्मीदें तो धरी की धरी रह जाएंगी। तो जैसे मैंने अपने विभाग को बोला कि ये शिक्षा विभाग है, बस ये शिक्षक विभाग नहीं है। शिक्षकों की समस्याओं को हम लोग बहुत संवेदनशीलता के साथ देखेंगे, पर शिक्षक शिक्षा का काम करें, ये तो सबसे पहली आवश्यकता है कि वो अपना ड्यूटी करें, हम अपना ड्यूटी करेंगे। प्रदेश की उम्मीदें, प्रदेश के बच्चों का भविष्य, उसके बाद शिक्षकों की एक बड़ी संख्या, विभागीय व्यवस्था का समूचा प्रबंधन, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस प्रकार से वैश्वीकरण के दौर में कमियों खामियों को कम करने के लिए तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ प्रयास स्कूल शिक्षा विभाग ने किया है इन सब चीज़ों को प्रबंधित करने के लिए? शिक्षा विभाग की समस्याएं बहुतायत में हैं। अगर हम किसी एक चीज़ में फिक्सेटेड रह जाएंगे तो शिक्षा विभाग का जो 20, 25, 50 प्रकार के चीज़ों को देखना पड़ता है, उसमें हम आवश्यक ध्यान नहीं दे पाएंगे। और शिक्षा विभाग को चलाने में एक सबसे बड़ी चुनौती जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रबंधकीय व्यवस्था को सुचारू रूप से करना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि हमारे पास करीब 4 लाख शिक्षक हैं और बाकी सब स्टाफ मिला के 4.5-5 लाख लोग हैं। ये प्रदेश के किसी भी विभाग के लिए सर्वाधिक संख्या में लोग इसी विभाग में काम करते हैं। और ऐतिहासिक कारणों से बहुत से HR रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्थापना से संबंधित इश्यूज़ हैं,
जिससे विभाग हमेशा जूझता रहता था। इससे निजात पाने के लिए और अपनी एनर्जी दूसरी चीज़ों के लिए बचा के रखने के लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुतायत उपयोग किया। ये काम आज हमारे द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया। ये राधेश्याम जुलानिया करके एक अधिकारी हैं जिन्होंने, जब वो कमिश्नर आरएस के थे तो उन्होंने प्रारंभ किया था, परंतु उसको उसका संपूर्ण उपयोग के लिए एक तरह से हमने एक जिहाद दो साल पहले छेड़ा। और आज प्रदेश के न सिर्फ 1.5 करोड़ बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि करीब 5 लाख शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, इन सबकी डेटा ऑनलाइन हम लोगों ने किया है। सबकी एंटायर प्रोफाइल ओपन प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन किया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर के अनुसार हर प्रकार के स्थापना संबंधित कार्य वो ऑनलाइन होता है। जैसे कि पिछले दिनों 42,000 शिक्षकों का चयन हुआ, उनकी पोस्टिंग और प्लेसमेंट में किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं रहा। जो व्यक्ति जिसने पास किया उसने अपना ऑप्शन दिया, उसके सीनियरिटी के हिसाब से मशीन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा उसकी प्लेसमेंट हो गई और उनने जाके उस प्लेसमेंट में अपना ज्वाइन कर लिया। उससे प्रभावित होकर फिर हम लोगों ने यही चीज़ ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, संविलियन, युक्तिकरण, इन सब चीज़ों में हमने ऑनलाइन व्यवस्था किया। आज कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि बिना टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है, बिना उसके थ्रू से जाके उसकी कोई भी पदस्थापना या संविलियन या युक्तिकरण या कुछ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी की प्लेसमेंट में वो कुछ प्रभाव डाल सकता है या कुछ इन्फ्लुएंस डाल सकता है। एक पूरी तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, एक पूरी पारदर्शिता के साथ एक इतनी बड़ी फौज की व्यवस्था हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है। इससे प्रभावित होके, जैसे मैंने कहा कि करीब 1.5 करोड़ बच्चों का हम लोगों ने चाइल्ड प्रोफाइल वेबसाइट पे डाला हुआ है। इससे न सिर्फ बच्चे की मौलिक जानकारी, उसका माता पिता, उसका घर, उसका जाति, उसका दूसरी डिटेल्स से लेकर उसकी विभिन्न चीज़ें जैसे स्कॉलरशिप की पात्रता वगैरह से लेकर उसके एग्जामिनेशन रिजल्ट तक को हम लोग उसमें डाल के हम ये निकाल सकते हैं कि एक बच्चे को किस प्रकार की सुविधा मिल सकती है या उसको किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है या उसको किस प्रकार की पढ़ाई की आवश्यकता है वगैरह वगैरह। पिछले वर्ष से हम लोगों ने करीब 80 लाख बच्चों को जो स्कॉलरशिप बढ़ता है, 9 विभाग के 30 प्रकार के स्कॉलरशिप जो प्रदेश में बढ़ते हैं, अन्य विभागों के भी, वो सब हमने इकट्ठा कर लिया एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और इस प्रोग्राम के अनुसार डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। ये देश में एकमात्र प्रदेश है जो कि 80 लाख से ऊपर बच्चों को 100% स्कॉलरशिप्स उनके अकाउंट में डायरेक्टली, बिना किसी मिडिलमैन के, बिना किसी चोरी चकारी के, बिना किसी लीकेज के उनके पास ये पैसा पहुंचता है। एंड इस प्रकार हम सारे उनके जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो बाइसाइकिल का पैसा था, चाहे वो यूनिफॉर्म का पैसा हो, ये सब डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में हम लोग ट्रांसफ़र करने की स्थिति में हैं। और धीरे धीरे हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जो कि अगले 2-1 महीने में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जहां पे विभाग का समूचा प्रबंधन, सारी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। जैसे पेपरलेस, भले रिकॉर्ड के लिए कुछ पेपर रखा जाएगा, परंतु उसका नियंत्रण और उसका संचालन मशीन से होगा। स्कूलों की जो मान्यता का मामला है वो ऑनलाइन हो गया है। जो डीएड में बहुत सारे शिकायतें होती थी कि अटेंडेंस
गलत लोगों का गलत तरीके से हो रहा है वो ऑनलाइन हो गया है। जो हमारे परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा किया जा रहा है उसमें बहुत सारा ऑनलाइन ये हो गया है और उनके रिजल्ट्स वगैरह सब उनके ऐप के माध्यम से और ऑनलाइन हो रहा है। तो विभाग के जितने भी प्रकार के चीज़ें आप सोच सकते हैं वो एंटायरली ऑनलाइन होके टेक्नोलॉजी के यूज़ से जो हम कर रहे हैं ये डेफिनेटली देश के लिए एक उदाहरण है। और भारत सरकार के सचिव ने पिछले दिनों हम लोगों को बोला भी था कि वो आके स्टडी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बना है। और एक बार ये सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया अब इसको बढ़ाने में उसको और उपयोग करना तो बहुत आसान है। सिस्टम एस्टेब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल था जिसके लिए मेरे लोगों ने बहुत मेहनत किया और ग्रामीण स्तर से लेकर डायरेक्टरेट स्तर तक अधिकारी कर्मचारी शिक्षक सब लोगों ने मेहनत करके इसको इस सिस्टम में लाया। एनआईसी ने हमको इसको एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद की। मेरा ये सोचना है कि अगर हम कुछ रचनात्मक बात या कुछ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने की बात अगर हम करते हैं उसके लिए जो हमें एनर्जी की आवश्यकता थी, जो हमें बैंडविड्थ अपना बचाने की आवश्यकता थी, समय बचाने की आवश्यकता थी, वो टेक्नोलॉजी के यूज से प्रबंधन में जो हमारा टाइम बर्बाद होता था वो काटने की वजह से ये हुआ है। एक अंतिम बात इसमें, जैसे कि जब हमने ज्वाइन किया तो करीब 8,000 हाई कोर्ट केसेस हमारे थे, करीब 1600 कंटेम्प्ट केसेस हम लोगों के ऊपर चल रहे थे। बहुत सारे न्यायालयीन प्रकरण जो चलते हैं इस विभाग में उनको मॉनिटरिंग करना या उसको जानना कि कब पेशी आ रही है, कब ओआईसी सही रिप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आदेश क्या हुआ है, फॉलोअप करना दुरूह हो गया था। तो हम लोगों ने आज से करीब 2 महीने पहले एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसको हम टेस्टिंग करके अभी उसको लागू कर रहे हैं और ट्रेनिंग वगैरह भी दे दिया है। इसके अनुसार हमको प्रत्येक केस के बारे में पता चल जाएगा कि अगली पेशी कब है, रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं, क्या आदेश माननीय न्यायाधीपति ने दिया है, क्या हमको कंप्लायंस करना है, क्या हमको आदेश पारित करना है जिसकी वजह से इसमें समस्या आ सकती है नहीं आ सकती। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मशीन ही हमको फ्लैग करके हमको बता देता है। तो मॉनिटरिंग बहुत आसान हो गया। अब रैंडम तरीके से व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन से पूरी की पूरी प्रबंधकीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई हो गया है। जैसा कि सर आपने कहा कि चूंकि पूरा काम जब ऑनलाइन है, मशीनरी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी 100% है। तो जो एक बहुत बड़ी समस्या है स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, क्या उनकी उपस्थिति को लेकर और उनकी उपस्थिति की जगह ये कहूँ कि पोजीशनिंग को लेकर कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, वो स्कूल में है नहीं है, इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए कोई प्रयास किया गया है? अभी चर्चा के दौरान आपने कहा था कि स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति ही पहले सबसे बड़ा मुद्दा थी, तो क्या उसको रिजॉल्व करने का कोई आपने इसमें विचार किया है? छात्रों की उपस्थिति हमारे लिए समस्या नहीं होती है। छात्र तो आना चाहते हैं। कुछ ड्रॉप आउट होता है जिसकी वजह से हम लोग स्कूल चलें अभियान प्रतिवर्ष करते हैं। पहले स्कूल चलो अभियान जून से जुलाई तक होता था। एक तैयारी होती थी अप्रैल से जून तक और एक अभियान चलता था जून से जुलाई तक। उसमें एनरोलमेंट की बात हो जाती थी, पर उसमें से जो ड्रॉप आउट बच्चे होते थे उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता था। तो अब हम लोगों ने स्कूल चले अभियान को 2 चरण की जगह 4 चरण में कर दिया। जुलाई में दूसरा चरण होने के बाद सितंबर में तीसरा चरण होगा। उस तीसरे चरण में केवल बच्चों की उपस्थिति और शिक्षकों की उपस्थिति, इसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा की जाएगी और शिक्षक पढ़ा कैसे रहे हैं उसके बारे में उस पे परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद फिर दिसंबर में चौथा चरण होगा जिसमें पढ़ाई ठीक से हुई कि नहीं उसमें भी ड्रॉप आउट क्या देखा जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये 4 चरण करने से
बच्चों में जो ड्रॉप आउट की ये है, हम लोग जो स्थिति है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो 1 लाख करीब लोग हमको स्कूल चले अभियान में समाज से वॉलंटियर्स के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं और मोटिवेटर के रूप में वो काम कर रहे हैं, उन लोगों की मदद से, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मदद से और बनते कोशिश प्रत्येक बच्चे के पीछे एक कर्मचारी या एक शिक्षक को लगाकर हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि वो स्कूल आ नहीं रहा तो क्यों नहीं आ रहा, ड्रॉप आउट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या माइग्रेशन की वजह से हो रहा है, क्या खेती में काम कर रहा, क्या गाय चरा रहा है, क्या माता पिता का इनकम नहीं है कि वो स्कूल को भेज सकें। तो उसके लिए जैसे कि उदाहरण स्वरूप अगर माता पिता में इनकम नहीं है तो क्या हम नरेगा से उनको मदद कर सकते हैं, क्या किसी योजना से उनको मदद कर सकते हैं ताकि उनको 2 रोटी खाने को मिल जाए तो बच्चे को स्कूल भेजें, क्या शिक्षकों की अनुपस्थिति की वजह से बच्चे आना बंद कर रहे हैं या स्कूल का माहौल ठीक नहीं है इसके आने का, तो ये आइडेंटिफाई करने से हम उसको अटेंड करने के लिए सक्षम रहेंगे। ये जो हमारा पिछले साल से ये एक्शन प्लान बहुत जोर शोर से शुरू हुआ, अभी हाल ही में भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी करीब 1 हफ्ता पहले, उसमें उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि पूरे देश में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूल और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो प्रयास मध्य प्रदेश में किया गया है वो किसी अन्य प्रदेश में नहीं किया गया। उन्होंने काफ़ी प्रशंसा किया उसको और ये चीज़ को हम और सक्षम बनाएंगे। जहाँ तक शिक्षकों का उपस्थिति का सवाल है, मैंने इस संबंध में थोड़ा सा बोला, परंतु हम प्रबंधकीय व्यवस्था के अनुसार हम लोग शिक्षकों की उपस्थिति एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से इस बार करेंगे, जहाँ पे शिक्षक उस मोबाइल में उस ऐप को डाउनलोड करके उस ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दिन में 3 बार उनको उपस्थिति दर्ज कराना पड़ेगा। उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है कि हम कोई पुश थ्रू मैसेजेस करेंगे जिसका रिप्लाई उनसे प्राप्त होने से पता चलेगा कि वो स्कूल में है कि कहीं और है, या वो खुद उत्तर दे रहे हैं कि कोई और उनके लिए उत्तर दे रहा है। ये सब भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, पर केवल उपस्थिति के लिए उसका उपयोग नहीं होगा। उससे स्कूल में अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं कि नहीं, उनका इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या है वो उसमें अपलोड होगा। लोग अगर शिक्षक अगर अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जीपीएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपने सर्विस बुक में चेंजेस करना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं, उसके लिए भी उस ऐप का उपयोग हो सकता है। उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर उनके प्रति न्याय कर रहे हैं कि नहीं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, उसको उनके इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स की इंस्पेक्शन हम कर पाएंगे। तो एक ओवरऑल मॉनिटरिंग सिस्टम उसमें होगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें हम लोग डाल रहे हैं कि प्रत्येक शिक्षक, विशेषकर जो महिला शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए हम एक SOS बटन उसमें डाल रहे हैं, जिसमें कि अगर उनको कहीं कोई तकलीफ होती है, कहीं दुर्घटना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए, कहीं सांप काट जाए, कहीं पे मोटरसाइकिल से गिर जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी समस्या हो, तो उस बटन को दबाने से 6 लोगों के पास SMS चला जाएगा कि यह महिला तकलीफ में है। तो वो 6 लोग जिनका नाम वो हमको देंगे, उन 6 लोगों के पास ऑटोमेटिक SMS चला जाएगा, इसके साथ कि वो कहाँ है जिस समय उसको साथ दुर्घटना हुआ है, ताकि वो तत्काल वहाँ पे GPS के माध्यम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये भी जो हम मोबाइल ऐप का यूज़ करके कर रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि हम कोई दंडाधिकारी जैसा उनके ऊपर दमन चक्र चलाना चाहते हैं, बल्कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ उनको भी बहुत सारे फैसिलिटीज जिसके लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता था, वो फैसिलिटीज भी ऑनलाइन ऑफिस भटकना बंद हो जाए। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आज अगर मध्य प्रदेश 24वें 25वें स्थान पर है पिछले साल के सर्वे के अनुसार, वो अचानक नंबर 1 नहीं हो जाएगा, परंतु जो एक समग्र रूप से मैंने जो देखा है और जो व्यवस्था हम लोगों ने किया है, 5-6 साल में
प्रदेश में डेफिनेटली हम लोग पहले 10 पहले 12 राज्यों में तो हो ही जाएंगे, चाहे किसी भी पद में हो चाहे ना हो। हमारे शिक्षा व्यवस्था में आशातीत सुधार होगा, इतना मुझे विश्वास है।